नमस्कार, आप सभी का स्वागत है फोर्थ पिलर लाइव में। फोर्थ पिलर लाइव जो कि सच्ची खबरों के साथ आपका सच्चा साथी है, हमेशा कुछ खास चीज़ें आप तक पहुंचाता ही है। इस बार एक ख़ास व्यक्तित्व हैं जो हमारे साथ इस वक्त हमारे स्टूडियो में है। इस वक्त हमारे साथ हमारे स्टूडियो में हैं सुप्रिया खेमका जी, जो कि जन अधिकार पार्टी की प्रधान सचिव हैं और आज हमसे बहुत सारे मुद्दों पर, बहुत सारी चीज़ों पर चर्चा करने वो हमारे स्टूडियो में हमारे साथ आई हैं। तो आइए अब हम मुलाकात करते हैं सुप्रिया खेमका जी से। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे स्टूडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद, आप अपना कीमती वक्त निकाल के आए यहाँ पर। सुप्रिया जी, एक प्रश्न है आपसे मैं करना चाहूँगा कि अभी पप्पू यादव जी जन अधिकार पार्टी की कमान उनके हाथ में नहीं है, तो अभी उनकी गैरहाजिरी में पार्टी की कमान किसके हाथ में और कौन संभाल रहा है, और उनके रहने और न रहने का क्या असर पड़ा है पार्टी पर? उनके नहीं रहने का असर तो एक ऐसा पड़ा है, जैसे घर में जब मम्मी पापा नहीं होते हैं, किसी घर में जब गार्जियन नहीं होते हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो घर चलता नहीं है, वहाँ के लोग जीते नहीं हैं, सब कुछ होता है, लेकिन एक होता है कि गार्जियनशिप की कमी होती है। तो अभी शायद हमारे साथ वही हो रहा है। उनके एब्सेंस में भी हमारी सेवादारी बिल्कुल जारी है। हम सब कुछ कर रहे हैं जैसे वो करते थे, लोगों तक सेवा पहुंचाना, दवा पहुंचाना, ऑक्सीजन पहुंचाना, भोजन पहुंचाना, हर कुछ हम लोग कर रहे हैं। बस एक उनकी कमी है, अगर वो रहते तो हम काम और जोर शोर से कर सकते थे, क्योंकि वो हमारे एक अभिभावक हैं, गार्जियन की तरह वो हमेशा हमें अपनी छत्र छाया हम पे बनाए रखते हैं। लेकिन अभी वो उनके नहीं रहने से हम लोग कमजोर तो भले ही पड़े हैं, लेकिन टूटे नहीं है। हमारी सेवादारी बिल्कुल जारी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। मतलब कि उनके ना रहने के बाद भी प्रभाव सकारात्मक ही है। बिल्कुल किसी भी प्रकार की कोई नकारात्मकता नहीं आई। सबसे अहम बात ये होती है कि जब एक मुखिया घर का नहीं होता है घर में, तो जाहिर सी बात है उसके ना रहने से कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो प्रभावित होती हैं। तो उनके ना रहने से जन अधिकार पार्टी में क्या प्रभावित हुआ सबसे ज़्यादा? सबसे ज़्यादा यही प्रभावित हुआ कि जब वो थे तो हम लोग अपने आप को बहुत बोल्ड महसूस करते थे, लेकिन उनके साथ ऐसा कर दिया गया। जब वो सेवा कर रहे थे, आए दिन लोगों की जब सेवा कर रहे थे, शमशान घाट में भी उन्होंने लोगों को अकेले नहीं छोड़ा। कुछ दिन पहले हम लोग अगर कोरोना के माहौल को याद करते हैं, तो ऐसा वक्त चल रहा था कि लोग अपनों को नहीं पहचान रहे थे, लोग अपने की बॉडी को छूने नहीं जा रहे थे, अपनी कोई बॉडी को लाश जलाने तक नहीं जा रहे थे, देखने भी नहीं जा रहे थे मरने के बाद। उस सिचुएशन में वो शमशान घाट में जाके लोगों का दाह संस्कार का व्यवस्था करवाते थे, हर कुछ करवाते थे, लोगों को उस वक्त गले लगाते थे, सब कुछ करते थे। कहीं उनको कोरोना से या किसी चीज से कोई डर नहीं था। उस वक्त में जब उनके साथ ऐसा कर दिया गया, पहले तो उन्हें ले गया गया कि कोरोना के नियम का उल्लंघन किए, आप लॉकडाउन में आप बाहर निकले, तो एक डर हमारे साथ भी रहता है कि कब कोई साजिश हमारे साथ भी ये सरकार रख दे और हमें भी जेल में डाल दे। जब वो एमपी रह चुके हैं, जब सरकार उन्हें नहीं छोड़ी, तो हम लोग तो एक आम इंसान की तरह हैं। मतलब आपको भी भय लगता है? भय लगता है, पर हमारे में इतना सेवादारी की भावना है, हम लोगों को मरते हुए नहीं देख सकते। मौजूदा सरकार लोगों को मरते हुए देख रही है। कहीं भी जाइए, आप कभी नहीं देखे होंगे कि नीतीश कुमार आपको मदद करते हुए दिखे। उनकी जितनी भी आती है नियम कानून, जितने भी आते हैं, उनके बस उनकी गुलाबी फाइलों तक होती है। कोई भी योजना आई, आप नहीं देखेंगे कि योजना पूरी तरह से कहीं भी फेल की गई है। हर योजना उनकी फेल होती है। उनकी योजना बस आती है उनके भ्रष्ट मंत्रियों का जेब भरने के लिए, पेट भरने के लिए। मैं साफ तौर पे कह रही हूँ, इसका एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं रूडी का। एम्बुलेंस चोरी करके वो अपने घर में रखा हुआ था, पप्पू यादव जी ने ये उजागर किया। वो उस ऐसा माहौल था जो कि पूरी दुनिया शर्मसार थी अपने सरकार के ऊपर। लाश को हाथ में लेके जाया जा रहा था, लोग लाश को हाथ में, साइकिल पे, कंधे पे, अपने घर के परिजनों की लाश को। कितना भयानक मोमेंट था हमारे लिए एम्बुलेंस की कमी के कारण। और वो चोर अपने घर में एम्बुलेंस को छिपा के रखा हुआ था, और इसके पीछे क्या सरकार ने दलील दिया कि एम्बुलेंस फिट नहीं थी, लाइसेंस नहीं बना हुआ था, ड्राइवर मौजूद नहीं थे। तो कोरोना का ये दूसरा लहर था, पहला लहर तो था नहीं, ये दूसरा लहर था। तो अभी तक सरकार, ये निकम्मी सरकार जो हमेशा बोलती है अब हम कोरोना से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, तो उस वक्त क्या कर रही थी वो? अभी तक अगर सरकार, अगर इलेक्शन जीतने की जगह अगर वो ध्यान कोरोना से निपटने में लगाई होती, तो आज हमारे बिहार का, हमारे भारत का ये हाल नहीं होता। चाहे वो मोदी जी हो, चाहे वो नीतीश जी हो, मैं दोनों की बात करूंगी। मोदी जी भी बंगाल इलेक्शन में देख लीजिए, कोरोना का सारा नियम का उल्लंघन किया गया। मैं चाहती हूँ कि उन्हें भी अरेस्ट किया जाए, उन्हें भी अरेस्ट करके जेल में रखा जाए। कानून सबके लिए बना है, हम भारत में सबके लिए एक कानून बना है। जैसे वो एक देश एक राशन कार्ड हर कुछ योजना लाते हैं, तो मैं भी एक योजना के बारे में बनूंगी।
हर के लिए सेम सजा, एक देश एक सजा। तो जैसे पप्पू यादव जी को सजा दिया गया तो उस तरह से मोदी जी को भी सजा देनी चाहिए। और मैं तो ये कहूंगी कि मुख्यमंत्री जी को भी सजा देनी चाहिए। जितने निर्दोष लोगों का जान गया है उनके कारण, एम्बुलेंस के कारण, दवा के कारण, ऑक्सीजन के कारण, अस्पताल के कारण, तो मुख्यमंत्री जी को भी सजा देनी चाहिए। क्योंकि एक देश एक सजा, सजा सबको होनी चाहिए, उन्हें भी सजा देनी चाहिए और उन्हें भी जेल में डालनी चाहिए। उनके एब्सेंस में भी ये बिहार बहुत अच्छे से चलेगा। और मैं एक प्रश्न और मुख्यमंत्री जी से करने चाहूंगी। आप हमेशा कहते हैं कि हमारे यहाँ व्यवस्था बहुत अच्छी है, मैंने बहुत खर्च किया अस्पतालों के ऊपर, कोई कमी नहीं है अस्पतालों में, हर कुछ अवेलेबल है, दवा, मेडिसिन, बेड, सब कुछ अवेलेबल है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी, मुझे आप एक ये बात बताएं, तो आप अपनी आंख के ऑपरेशन कराने दिल्ली क्यों गए थे? क्यों आपको अपने अस्पताल, अपनी सुविधा पे विश्वास नहीं है? अगर जब आप मुख्यमंत्री हो कि आपको बिहार के अस्पतालों पे विश्वास नहीं है, तो फिर हम लोग कैसे, हम लोग यहाँ पे ट्रीटमेंट करवाएंगे? तो क्या हम भी दिल्ली जाएं, वहां से ट्रीटमेंट करवा के आए? तो शर्म करनी चाहिए आपको। आप दिल्ली जा रहे हैं तो हम क्या करेंगे? अस्पतालों की व्यवस्था ठीक कीजिए। अगर आप यहाँ पे ट्रीटमेंट करवाए होते तो हमें लगता कि आपकी ट्रीटमेंट अच्छी है, आपकी व्यवस्था अच्छी है, लेकिन व्यवस्था अच्छी नहीं है। आपको खुद अपने पे विश्वास नहीं है, व्यवस्था पे विश्वास नहीं है, इसलिए आप वहां गए थे। शर्म कीजिए नीतीश जी। सुप्रिया जी, अभी जैसे कि आपने राजीव प्रताप रूडी के बारे में बताया, तो वो जो एम्बुलेंस उन्होंने अपने आवास पर जमा कर रखा था, आखिर वजह क्या थी उसकी? क्या मुद्दा था? क्यों वो एम्बुलेंस आखिर वहाँ कर क्या रहा था? मैंने कहा तो कि इनकी जो भी आती है, जो भी इनका नियम कानून आता है, वो भ्रष्ट मंत्रियों का जेब भरने के लिए होता है। तो आप देखिए होंगे मीडिया में बहुत अच्छे से वायरल हो रहा था कि वो उस एम्बुलेंस से अपने घर का बालू ढोने का काम कर रहे थे। शायद रूडी जी, मकान, हमारे आम जनता से जो टैक्स लिया जाता है, जो वसूला जाता है, तो आप उनसे घर बनाने का काम कर रहे हैं। हर साल जब भी हम टैक्स देते हैं तो एक नया इमारत उनका खड़ा होता है हमारे आम लोगों के पैसे से, तो उसका बालू ढोने का काम किया जा रहा था। उस वक्त एम्बुलेंस एकदम फिट थी बालू ढोने के नाम पे, तो वही काम किया जा रहा था। और जब ये पप्पू यादव जी ने जब उजागर किया तो चोर की दहाड़ी में तिनका वाला हाल हो गया। और उनको सजा देने की जगह, मतलब एम्बुलेंस चोर फरार है, नेता हमारा गिरफ्तार है, हमारे साथ तो यही हो गया है। वो आए दिन लोगों की सेवा कर रही है। अगर मैं कहूं तो लोग कहेंगे कि शायद मैं उनकी पार्टी से हूं, तो इसलिए मैं उनका फेवर कर रही हूँ। को कभी भी ऐसा टाइम देख लीजिए, आप बाढ़ के टाइम में देख लीजिए, आप कोरोना के टाइम पहली लहर में देख लीजिए, दूसरी लहर में देख लीजिए, कोई नजर आया नहीं आया, लेकिन पप्पू यादव जी हर एक घर में थे। अभी भी सेवा के टाइम में पहला नाम किसी के पास होता है तो पप्पू यादव जी का नाम ही होता है। जाहिर तौर पे, क्योंकि जब उनको जेल में डाला गया तो बिहार के लगभग जितने भी नागरिक थे इस बात को लेकर के बहुत ज़्यादा क्रुद्ध थे, परेशान थे और सबको बुरा लगा था, क्योंकि एक सच्चा सेवक जेल में डाल दिया गया। सुप्रिया जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि उनको 32 साल पुराने मसले में जेल डाला गया, तो ऐसा क्यों हुआ? ये 32 साल के बीच में आखिर सज़ा के ऊपर किसी ने विचार क्यों नहीं किया? क्योंकि नीतीश जी का जो कार्यकाल है 15 साल पहले से था, तो इस बीच ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि अभी उनकी लोकप्रियता बहुत बढ़ती जा रही थी, तो नीतीश सरकार इससे डर गई। और जब हमने जब भी देखा है कि जब भी नीतीश कुमार डरते हैं तो पुलिस को आगे वो करते हैं। तो पहले तो उन्हें उनके घर से उठा के लेके चला गया और पूरे दिन ये नीतीश सरकार, भ्रष्ट सरकार, पूरे दिन प्लान बनाई कि किस तरह से इस मसीहा को तंग किया जाए, बिहार की आम जनता को तंग किया जाए। सिर्फ पप्पू यादव जी को तंग करना सिर्फ उन तक पर्सनली ये सीमित नहीं रहता। आज उनके बिना कितने लोग की जान चली गई, कितने घर उजड़ गए। आज वो बाहर होते तो कितनी और जानें बचाए होते। ठीक है, अगर वो दिखावा कर रहे थे तो इस दिखावा के तहत ही कितने लोगों की जान बच गई होती। ये दिखावा पूरे अगर सारे पॉलिटिशियन करने लग जाए, खुद नीतीश जी करने लग जाए, तो चुनाव जीतने के लिए उनके प्रचार प्रसार की जरूरत नहीं होगी। आम जनता उन्हें खुद चुन के लेके आएगी। तो उनकी लोकप्रियता से डर गई नीतीश सरकार, जिसके तहत साजिश की गई और उन्हें जेल में रख दिया गया। नहीं तो चरस, अफीम, गांजा पी के, क्योंकि बिहार में शराब बंद है तो शायद चरस, अफीम, गांजा का सेवन करते होंगे यहाँ के भ्रष्ट मंत्री। सो रहे थे कि 32 साल से ये सब मामला उजागर नहीं हुआ। 32 साल से क्या पप्पू यादव जी नजर नहीं आए? उनके बिहार के हर जगह में, हर जगह पप्पू यादव जी थे, आए दिन वो नजर आते थे। ऐसा तो नहीं था कि वो भागे हुए थे, कहीं बिल में जाके छिपे हुए थे, किसी घर में जाके वो छिपे हुए थे कि बिहार की सरकार को पप्पू यादव जी नजर नहीं आए। तो कैसी भ्रष्ट सरकार है? अगर आपको सजा देना था, सजा सुनाना था तो 32 साल पहले दिए होते। यही आपका न्याय है कि आप 32 साल बाद आप न्याय करते हैं और अपनी कानून व्यवस्था को भी मजबूत बोलते हैं? नहीं, बहुत शर्म की बात है ये। 32 साल से सो रहे थे और अचानक से जब ये वो लोगों की सेवा कर रहे थे तो अपनी नाकामयाबी को छुपाने के लिए नीतीश सरकार ने उनका अरेस्ट करवा दिया। बात तो बिल्कुल सोचने की है कि एक
सच्चा सेवक जो समाज की सेवा कर रहा है, बिहार के लोगों की सेवा कर रहा है, कोविड के संक्रमण काल में जहां लोग एक दूसरे को छूने से डर रहे हैं, वैसे स्थिति में भी ये लोगों तक खाना पहुंचा रहे थे, लोगों से गले मिल रहे थे, उनके परिजनों को ढाढ़स बंधा रहे थे। ऐसे व्यक्ति को जेल में डालना, वो भी 30 साल पुराने मामले में, ये अपने आप में कहीं ना कहीं संदेह खड़ा करता है। सुप्रिया जी, हम आपसे एक और प्रश्न करना चाहेंगे कि आपकी ओर से गरीबी रेखा से नीचे रह रहे लोगों के लिए जन अधिकार पार्टी की ओर से सामूहिक रसोई चलाई जा रही थी, उसका क्या हुआ? वो अभी चल रहा है या बंद हो गया? नहीं, वो रसोई अभी भी चल रहा है। हम लोग खुद जाके लोगों को खाना देते हैं। हॉस्पिटल हो, फुटपाथ पे सो रहे, भूखे सो रहे जो होते हैं, नीतीश सरकार जी जो बोलते हैं कि सब तक खाना पहुंच रहा है, लेकिन आप कभी मेरे साथ बाहर चलिए तो देखिए लोग कितने भूखे सो रहे हैं। उनका होता है जो फोटो सेशन तक रहता है, अगर एक डब्बा, जहाँ किसी घर परिवार में 5 लोग रहते हैं तो एक छोटा सा डब्बा देके और 50 लोग फोटो खिंचवाते हैं, तो उनकी सारी यहीं तक रहती है सारा कुछ। इसका मतलब कि सरकार जो सामूहिक रसोई चला रही है वो पूरी तरीके से फेलियर है, बिल्कुल नाकामयाब है। आज किसी भी भूखे से पूछ लीजिए तुमने खाना खाया, तो हाँ कहेगा खाए, पर ये नहीं कहेगा कि नीतीश सरकार का खाया मैंने, पप्पू यादव का खाया मैंने, ये कहेगा। हम कोशिश करते हैं और हमारी भगवान से यही दुआ रहेगी कि हम किसी को भी भूखा ना सोने दें। हम दिन रात लगे रहते हैं, हमारी सेवादारी जारी रहती है, वो कहीं भी हो, फुटपाथ पे हो, हॉस्पिटल में हो, घरों में है। अगर हमें पता चलता है कि वहाँ लोग भूखे हैं तो हम जाके मदद पहुँचाते हैं, और अगर नहीं भी पता होता है तो लोगों तक जाके हम खुद जाते हैं और उनको खाना खिलाते हैं कि कोई भूखा नहीं सोए। पप्पू यादव जी के टाइम में कोई भूखा नहीं सोएगा, हमारी यही कोशिश रहती है। आप मतलब इनके कहने का मतलब है कि सरकार की तरफ से जो भी सेवाएं दी गई गरीबों को, वो केवल फेसबुक और सोशल मीडिया तक ही सीमित है, वो जन साधारण तक बिल्कुल भी नहीं पहुंचता। जबकि इनका कहना है कि जन अधिकार पार्टी के जितने भी लोग हैं और जो भी सेवा करते हैं वो आम लोगों तक पहुंचता है, और जाहिर सी बात है बिहार की जनता देख रही थी। खैर, इन चीज़ों के बारे में हम नहीं बोलना चाहेंगे, सुप्रिया जी बता रही हैं इन चीज़ों के बारे में। अच्छा, अब तक जन अधिकार पार्टी की ओर से गरीबों के लिए क्या किया गया है कोरोना के संक्रमण काल में? मुझे लगता है कि अगर मैं खुद से अपनी बड़ाई करूं, अपनी पार्टी की बड़ाई करूं, तो आप लोग शायद कहेंगे कि हम लोग अपनी बड़ाई कर रहे हैं। आप लोगों से जाके पूछ सकते हैं, शायद हम लोग लाखों जान बचाई, लाखों परिवारों को उजड़ने से बचाया, बहुत हमने अच्छे काम किए। आए दिन अभी भी हम कर रहे हैं। अगर हमें कहीं भी पता चल जाए कि लोग पैसे की कमी से मर रहे हैं, दवा की कमी से मर रहे हैं, या फिर हॉस्पिटल वाले बिल नहीं चुकाने के कारण उनकी बॉडी नहीं दे रहे हैं, या फिर परिजनों को बाहर नहीं आने दे रहे, हर जगह हम मदद के लिए खड़े रहते हैं। तो लोग, सब लोगों की दुआएं हमारे साथ हैं, और मुझे उम्मीद है कि नीतीश सरकार कितनी भी तानाशाह हो जाए, वो पप्पू यादव जी को ज़्यादा दिन जेल में नहीं रख पाएंगे, क्योंकि शेर शेर होता है और गीदड़ गीदड़ होता है। गीदड़ शेर की तरह कभी दहाड़ नहीं सकता है, और हमारा शेर तो शेर है ही। तो कितने दिन देखते हैं नीतीश सरकार में औकात है कि पप्पू यादव जी को अंदर रखती है। वो बहुत, हमारे साथ लाखों करोड़ों लोगों की दुआएं हैं। जो छोटे छोटे बच्चे जिनके पापा को हमने बचाया, जिनके परिजनों, माँ बाप सबको हमने बचाया है, जिनके घर आज हमारे कारण खुशहाल है, तो उनकी दुआएं हमें लगेगी। और हमारे नेता बहुत जल्दी बाहर होंगे और फिर आम लोगों के बीच में सेवा करते आपको नजर आ जाएंगे। सुप्रिया जी, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अभी पप्पू यादव जी आप लोगों के साथ नहीं है, फिर भी पार्टी का जो संचालन है बहुत ही सकारात्मक रूप से चल रहा है, सब कुछ बढ़िया है। लेकिन जैसा कि देखने को मिलता है, आए दिन आपकी पार्टी के लोग आक्रोशित दिखते हैं, सड़कों पे प्रदर्शन करते नज़र आते हैं, पप्पू जी की रिहाई को लेकर के मांग करते हैं। तो आपकी पार्टी की तरफ से अभी ये प्रदर्शन का ही काम चल रहा है, या आप लोग कानूनी तौर पे भी उनकी रिहाई के लिए कुछ कर रहे हैं? कानूनी तौर पे रिहाई के लिए हमने हाईकोर्ट में भी अपील किया है, अभी तक हमें कोई डेट नहीं मिला है, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है अपने न्यायालय पे, पर पता नहीं अभी क्या हो रहा है उस प्रक्रिया की मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगी। हम लोग भी तो उनके हिसाब से ही चलेंगे। अब वेट ही कर रहे हैं, हम लोग डेली सुबह उठते जब इंतजार करते हैं कि शायद आज हमारी सुनवाई हो, आज हमारी सुनवाई हो, आज शायद हमारे नेता के लिए कोई सकारात्मक न्यूज़ हमें मिल जाए, लेकिन अभी तक नहीं हुआ। 2 महीने होने के लिए होने जा रहे हैं। हमारी आंखों में भी आंसू आता है, क्योंकि यहाँ सच में हम प्रदर्शन कर रहे हैं। जैसे घर में माँ बाप नहीं होते तो बच्चे परेशान होते हैं, जीते सबको ही है, ऐसा नहीं है कि कोई नहीं रहने से नहीं जीता है, कोई जीते सबको ही, लेकिन परेशान होते हैं। हर सुबह हमारी यही ख्वाहिश रहती है कि आज ये न्यूज़ कहीं से मिल जाए कि आज हमारे नेता बाहर आ रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, अभी तक कुछ भी नहीं है। बस हम भी वक्त का इंतजार कर रहे हैं, जब भी होगा सब आपके सामने होगा। इसका मतलब कि आप
यहाँ बिहार सरकार की कानून व्यवस्था से ज़्यादा जनता पे विश्वास करती हैं? जनता पे और दुआओं पे, क्योंकि हमने सबके साथ अच्छा किया, करते रहेंगे तो दुआएं साथ होती हैं। और देखते हैं, कहना है ना कि रावण का तो घमंड टिका ही नहीं था, तो ये नीतीश सरकार का क्या टिकेगा। तो उम्मीद है कि हमें न्याय मिलेगी और हमारे नेता बहुत जल्दी बाहर होंगे, क्योंकि हमें बहुत सेवा करनी है। नीतीश सरकार के भरोसे हम जनता को नहीं छोड़ सकते हैं, नहीं तो और पता नहीं तीसरी लहर की बात हो रही, कितनी जानें चली जाएंगी अगर पप्पू यादव जी बाहर नहीं हुए तो। जब हमारे परिवार वाले भी डरते हैं कि मत जाओ, हमारे घर में भी छोटे बच्चे हैं, तो उस वक्त नेताजी कहते हैं हम है ना, हम लोग जन अधिकार पार्टी से हैं, भगवान का सीधा आशीर्वाद है हमारे ऊपर, कुछ नहीं होगा, बाहर आओ। और हम लोग सब, आप देखते हैं हर चीज़ में हम बाहर रहते हैं, और आज जीते जागते हम आपके सामने खड़े। नीतीश सरकार की तरफ बंगले में एसी का मजा नहीं ले रहे हैं, हर चीज़ में हम आपको जन अधिकार वाले, चाहे बाढ़ हो, चाहे वो कोरोना हो, चाहे सूखा हो, चाहे किसी के घर में कुछ भी हो, हम जन अधिकार वाले मिल जाएंगे, मदद करते हैं आपको। हम भी इंसान ही है। तो मैं नीतीश सरकार को भी बोलना चाहूँगी, बाहर आइए, कोरोना से ज़्यादा मत डरिए, स्वास्थ्य व्यवस्था को ठीक कीजिए। अगर कोरोना का डर बहुत ज़्यादा है आपको तो फिर मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दीजिए। यानी आपके कहने का मतलब यही है कि जो बिहार सरकार है जमीनी स्तर पर काम नहीं कर रही, बस ऊपर ऊपर काम। हाँ बिल्कुल, बस वो लोग इलेक्शन जीतने में उनका काम करते हैं। कल आप महंगाई का ही देख लीजिए, महंगाई क्या हो गया है। मोदी जी के ऊपर मैं बोलना चाहूँगी, जब वो सरकार में नहीं थे तो वो बहुत एकदम सीना ठोक के बोलते थे, ये देश नहीं बिकने दूंगा। ये स्मृति ईरानी जो है, जो नाटक में काम करती, जो सीरियल्स होते हैं, तो वही सीरियल आजकल हमारे पॉलिटिशियन भी सीरियल वाले आगे हैं, तो पॉलिटिक्स में भी हमारा सीरियल वाला ही काम हो रहा है। पूरी नाटकीयता आ चुकी है। बिल्कुल, जब वो नहीं थी सरकार में तो सिलेंडर गैस लेके बैठी थी, पूरा धरने पे बैठी थी वो कि सिलेंडर रसोई गैस का इतना दाम बढ़ गया है, सारा कुछ इतना हो गया है। तो ये जो अभी सरकार है, सिलेंडर गैस तो पहुंचा दिया और ऐसा कर दिया कि बिहार की जनता के पास या देश की जनता के पास भरा रिफिल कराने का उसके पास पैसा नहीं है। आज फिर से वही जमाना आ गया है, फिर से लोग लकड़ी पे खाना बना रहे हैं, क्योंकि ना रोजगार है ना पैसा है। सुप्रिया जी, आपसे एक और प्रश्न करना चाहूँगा। आप जन अधिकार पार्टी को आगामी चुनाव में कहाँ देखती हैं? आपको लगता है क्या जितना कुछ आप लोगों ने किया है बिहार की जनता के लिए, या आपके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं पप्पू यादव जी, जिन्होंने बहुत कुछ किया संक्रमण काल में लोगों के लिए, तो आपको ऐसा लगता है कि आप सत्ता में आएंगे या बिहार की जनता आपको चुनेगी? हम जो भी कर रहे हैं सत्ता में आने के लिए नहीं कर रहे हैं, और आगे का जो भी फैसला होगा, ये क्वेश्चन आप मेरे से अच्छा अगर बिहार की जनता से पूछते हैं तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। हम कभी भी सत्ता का हमें लोभ नहीं रहा है। हाँ ठीक है, चुनाव जीतना हम जरूर चाहते हैं ताकि हम लोगों की खुल की मदद कर सकें। अगर हम सरकार में होंगे तो लोगों को सीधे तौर पे मदद कर सकेंगे। अभी हम जो भी करते हैं हम अपने घरों से खर्च करते हैं, हर कुछ हम अपना लगा के सरकार की जनता तक करते हैं। अगर हमारी सरकार आई तो हम सीधे तौर पे जनता की मदद कर सकेंगे। बाकी हमारे लिए जनता की जो भी फैसला होता है हम हमेशा हमने स्वीकार किया और आगे भी रहेगा। तो आपको आशा है कि जन अधिकार पार्टी अगर सत्ता में आती है तो कभी भी जनता विरोधी फैसले लेकर नहीं आएगी? बिल्कुल नहीं, हम हमेशा जनता का सोचते हैं और सोचते रहेंगे। उस पर भी आप देखिएगा, आप भी रहेंगे, मैं भी रहूँगी। अगर हमारी सरकार आई, मैं साफ तौर पे मीडिया में बोल रही हूँ, कभी भी आपको कभी कोई शिकायत का मौका नहीं रहेगा। हम बस जनता के लिए ही सेवक हैं और उस वक्त भी बन के रहेंगे। देखिए सुप्रिया जी, सत्तारूढ़ दल जो होता है, जब वो सत्ता पे आरूढ़ होता है तो विपक्षी दल का काम होता है, नेता प्रतिपक्ष का काम होता है उसकी टांग खींचना, बाल की खाल निकालना। तो जाहिर सी बात है कि जब आप सत्ता में आएंगे तो कुछ न कुछ ऐसी चीज़ें सामने आएंगी। तो वो आपको क्या लगता है कि अगर आपको कभी सत्ता मिले तो किन चीज़ों पर वो आपका विरोध कर सकते हैं? जैसे अभी हमारी सेवादारी पे हो रही है, अभी जब हम सत्ता में नहीं है तो भी हमारी सेवादारी पे शक किया जा रहा है। बहुत लोग कमेंट करते हैं कि ये सत्ता का भूख है, आगे इलेक्शन जीतने के लिए ऐसे किया जा रहा है। ये आरोप है? आरोप नहीं है। एक गाना आपने सुना है ना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, तो उनका काम है कहना और हमारी सेवादारी जारी रहेगी। हम आज सेवा भी करने जाते हैं तो लोग को लगता है कि शायद नाटक होगा। तो मैं अगर कह रही हूँ, अगर हमारे नाटक से किसी की जान बच जाती, किसी का घर बच जाता उजड़ने से, तो ऐसा नाटक अगर हम सब मिलकर करने लगे तो आप सोचिए हमारा देश कितना खुशहाल होगा। तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि दूसरी पार्टी वाले, विपक्ष वाले क्या बोलते हैं। अभी हम साफ तौर पे कह रहे हैं कि आप महंगाई कम करो, महंगाई कम करो, जाने जा रही हैं, लोग जीने में मुश्किल हो रहा है लोगों को। तो क्या विपक्ष को सुनाई दे रहा है? नहीं दे रहा है। तो उस वक्त हमें भी नहीं सुनाई देगा। हम साफ तौर पे जनता के लिए रहेंगे और जनता जो भी उचित होगा, जनता के हित में होगा, हम उस वक्त भी यही करेंगे। अभी ये जो चाचा भतीजे का जो मसला है,
अभी तो जनता की ओर से लगातार इस तरह की बातें आ रही हैं कि चाचा ने भतीजे को धोखा दिया है, तो आप इस बात से कहाँ तक इत्तेफाक रखती हैं? जी बिल्कुल, मैं चिराग पासवान के साथ हूँ। मैं क्या, मेरी पूरी पार्टी चिराग पासवान के साथ है। ये पार्टी उनके पिता की थी, चिराग पासवान के पिताजी की थी। आप ऐसा मानती हैं? हाँ बिल्कुल मानती हूँ। जब शायद मैं छोटी रही होंगी तब भी हमारे पिताजी जो थे, मेरे पिताजी एक्चुअली अब नहीं है, तो उस टाइम से वो उनके पिताजी के बारे में, रामविलास पासवान जी के बारे में सब कुछ बताते आए, और हमने न्यूज़ में हर जगह, जब से मैं पॉलिटिक्स में हूँ तो मैंने देखा है ये पार्टी उनके पिताजी की है। तो आप चिराग पासवान को एक उचित उत्तराधिकारी मानते हैं? बिल्कुल होना चाहिए। पिता की संपत्ति आखिरकार बच्चों की ही होती है। अगर चिराग पासवान जी से कुछ दिक्कत हो रही थी, कोई कमी हो रही थी, तो उनके चाचा का काम था कि उन्हें गाइड करते, उन्हें बताते कि चिराग तुम ऐसे करो, ये करो, वो नहीं करो। तुम्हारे पिताजी अगर होते तो एक गार्जियन की तरह उन्हें ये चाहिए थी कि वो चिराग को समझाएं, गाइडलाइन करें अगर उनमें कोई कमी थी तो चिराग में, लेकिन हड़पने का काम नहीं करना चाहिए था। यानी कि आपका ये कहना है कि पशुपति पारस जी का ये जो कृत्य है निंदनीय है? जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ज़्यादा निंदनीय है। मुझे जब भी मौका मिला, अगर मैं उनसे मिलूंगी तो मैं सामने बोलूंगी कि आपने बहुत गलत किया। ये जो था उत्तराधिकारी होने का, ये पूरा चिराग पासवान जी को जाना चाहिए था। आपने बहुत गलत किया। ये हड़प नीति आप छोड़ दो। हड़प नीति से बहुत ज़्यादा दिन बहुत कुछ चलता नहीं है, ये छोड़ दो, नहीं तो आपको भी अंग्रेजों की तरह एक दिन तो जाना ही पड़ेगा। आपको भी पासवान जी की पार्टी छोड़ के जानी पड़ेगी, क्योंकि ये पार्टी का सही उत्तराधिकारी चिराग पासवान है, हम उनके साथ हैं। चलिए, तो क्या अगर आगामी कभी भविष्य में कुछ ऐसे राजनीतिक संबंध जोड़ते हैं एक पार्टी दूसरे पार्टी से, तो क्या आपको ऐसा लगता है कि आप एलजेपी के साथ होंगे? हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। हमारी बस यही कोशिश रहती है कि हम उनका साथ दें जो जनता का साथ देते हैं। तो अगर वो जनता का साथ देते तो बिल्कुल हम उनके साथ हैं। आज अगर मोदी जी ही जनता का साथ देने लगेंगे तो हम उनको भी कभी गलत नहीं बोलेंगे, हम उनका भी सपोर्ट करेंगे। हम उनका काम का विरोध करते हैं कि वो जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। हम किसी से, हमारी पर्सनली दुश्मनी नहीं है। जो जनता के साथ गलत करेंगे उनसे हमें परेशानी होती है। अगर जनता का साथ देंगे तो हम उनका भी सपोर्ट करेंगे। अच्छा, आपको क्या लगता है कि पशुपति पारस जैसे लोग जनता का साथ दे पाएंगे? जब वो घर में अपने भतीजे का साथ नहीं दिए तो वो जनता का क्या साथ देंगे? जब अपने भाई के बेटे का वो नहीं हुए तो हम आम जनता उनसे क्या उम्मीद रख सकती है? वो किसी का नहीं होंगे। मतलब कहने का अर्थ यही है कि एक चारित्रिक अवगुण है जो कि अपने भतीजे के साथ भी धोखा करने से नहीं चूके। एक हमारे हिंदू धर्म में मानते हैं ना कि पूत का पग तो पालने में नजर आ जाता है, तो वही उनका एक पग है जो अपने घर में तो इतना बुरा पड़ा है, जो अपने भतीजे का नहीं हुए। एक तो उस इंसान में से उसके पिता का साया हट गया, तो एक पिता की तरह उन्हें उसे बच्चे की तरह मानना चाहिए था, गाइडलाइन देनी चाहिए थी, जो कि उन्होंने ऐसा नहीं किया और सीधा हड़प लिया उसका पद को। तो ये बोलना चाहूंगी, जब वो अपने भतीजे के नहीं हुए तो किसी और के क्या होंगे? वो शर्म करनी चाहिए उन्हें। सुप्रिया जी, एक व्यक्तिगत प्रश्न आपसे पूछना चाहूँगा। आप युवा हैं, आप चाहे तो व्यवसाय चुन सकती थी, आप चाहे तो कोई भी ऐसा काम कर सकती थी जिससे आपकी ख्याति बढ़ती, आप कुछ भी ऐसा कर सकती थी। आप बहुत अच्छी वक्ता भी हैं, आप लेक्चरर बन सकती थी, आप लोगों को ज्ञान दे सकती थी, लेकिन आपने राजनीति क्यों चुना? और राजनीति अगर चुनी तो फिर आपने जन अधिकार पार्टी को ही क्यों चुना? ये बहुत अच्छा प्रश्न है। बहुत लोग मेरे से ये क्वेश्चन पूछते हैं कि आप कुछ भी कर सकती थी, आप ये आके राजनीति में क्यों आई? महिलाओं के लिए सेफ नहीं है ये जगह, महिला ठीक नहीं लगती है, महिलाएं राजनीति में एकदम ठीक नहीं थी। पुरुषों के लिए वही हमारी जो पुरुषवादी मानसिकता है कि वहाँ सेफ नहीं रहोगी, तुम वहाँ क्यों गई, वो पुरुषों में ज़्यादा शोभा देता है, लोग ऐसा ही बोलते हैं। लेकिन कब तक ये हम सोचेंगे? अगर किसी राजनीति में महिलाएं नहीं हुई तो शायद एक पुरुष महिलाओं के बारे में, हित के बारे में इतना नहीं सोच सकते जितना एक महिला सोच सकती है। तो इस सोच को ही आगे बढ़ाने के लिए, महिलाओं के हित के लिए ही मैं पॉलिटिक्स में आई हूँ, ताकि एक महिला होके मुझे पता है कि किस तरह की क्या परेशानी महिला को होती है और उन महिला को क्या चाहिए, किस तरह का उन्हें न्याय चाहिए, किस तरह का उन्हें अधिकार चाहिए, उनके साथ क्या क्या परेशानी होती है। तो एक मैं महिला होने के नाते बहुत अच्छे से समझती हूँ, इसलिए मैं पॉलिटिक्स में आई। ऐसा मत सोचिए कि मैं पॉलिटिक्स में आई इसके पहले मैंने बहुत कुछ ट्राई नहीं किया। मैं बीपीएससी भी निकाल चुकी हूँ, 56वां से 59वां में मेरा रिजल्ट था। मैंने उन सब कुछ छोड़ के, मेरा बहुत बड़ा व्यवसाय भी था, मैं उसको भी छोड़ दी, क्योंकि जब लोगों की सेवा करने के जब भूत सवार होता है ना, जब आप लोगों को मरते हुए देख के आप बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं ना, उस दिन सब चीज़ से मोह माया हट जाता है। और सिर्फ एक यही दिमाग में रहता है कि मैं किसी को मरने नहीं दूंगी, मैं किसी को परेशान नहीं होने दूंगी। तो बस एक यही सेवा भाव मेरे अंदर आ गई थी।
तो यही भावना के साथ मैं आई हूँ पॉलिटिक्स में। और जन अधिकार पार्टी के साथ जुड़ने का मेरा बहुत अच्छा एक ये था, मैंने पहले बहुत सोचा कि मैं किस पार्टी को ज्वाइन करूँ। मैं 1-2 साल से ये सोच रही थी, सबको मैंने वॉच किया, चाहे वो नीतीश जी हो, चाहे वो लालू जी की पार्टी हो, चाहे वो चिराग जी की पार्टी हो, चाहे पप्पू जी की पार्टी हो। मैंने कभी भी किसी को नहीं देखा कि कोई नेता सीधा तौर पे आगे खड़े हो जाते हैं किसी की प्रॉब्लम में। आप कभी देखिए कि आज कुछ भी होता है तो नीतीश जी किसी के भी घर में जाके मदद पहुंचाते हैं, नहीं पहुंचाते हैं। किसी के घर जाके खाना लेके चले जाते हैं, नहीं जाते हैं। यानी कि आप पप्पू यादव जी की सेवा भाव से जी बिल्कुल, क्योंकि मैं भी सेवादारी ही करना चाहती हूँ, नेतागिरी करने का कोई शौक नहीं है, सेवादारी के दूसरा नाम बनना चाहती हूँ। सुप्रिया जी, आपने अभी कहा था कि मैं अगर बतौर महिला नेत्री अगर पार्टी में शामिल हुई हूँ तो मैं महिलाओं के लिए ज़्यादा अच्छा सोच सकती हूँ। जी बिल्कुल। तो आपको ऐसा लगता है कि आप पुरुषों के रहने से महिलाओं के अधिकार का हनन होता है? नहीं, मैं ये नहीं कह रही हूँ। मैं जैसे कह रही हूँ कि सबके लिए बराबर ये होना चाहिए। जैसे आप एक पुरुष है तो आपको क्या क्या परेशानी होती है, जैसे आप पुरुष है तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूँगी कि आप घर में, आपकी वाइफ भी आपकी माँ भी है, तो उन दोनों के बीच में तालमेल कैसे बिठाना है, शायद वो चीज़ एक महिला नहीं समझ पाएगी कि आप कैसे तालमेल बिठाएंगे। तो उस चीज़ को आप बहुत बेहतर समझेंगे कि उन दोनों के बीच में तालमेल बिठाना कैसे काम है। कि आप संतुलन और सामंजस्य। जी, मैं वो बात करना चाहती हूँ कि बिल्कुल बराबर हो सबका अधिकार, कहीं कोई कम नहीं, क्योंकि हमें आरक्षण नहीं चाहिए। हम चाहते कि हम बराबर रहें। आज हर चीज़ में महिलाएं पुरुषों से ज़्यादा काबिल हैं, एक अच्छा मुकाम हासिल कर रही है, हर एक फील्ड में महिला अच्छा। तो आप आरक्षण को उचित नहीं मानती? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम इतने केपेबल हैं कि आरक्षण को उचित नहीं मानते हैं हम। अगर आरक्षण सरकार दे रही तो एक तोहफे के नाम पे कबूल है हमें, लेकिन मैं उचित नहीं मानती हूँ। मैं हर बेटियों से ये निवेदन करना चाहूँगी, ये प्रार्थना करनी चाहूँगी कि आप लोग आरक्षण के पीछे नहीं जाएं। आप लोग इतने खुद को इतने काबिल बना लें, इतने काबिल बना लें कि लोग आके आपको सलाम करें। कहीं किसी चीज़ के लिए आप मोहताज नहीं रहे। मैं सारी बहन बेटी को यही बोलना चाहूँगी। मेरी भी 2 बेटी है और मैं उसके भी इतनी बोल्ड बनानी चाहूँगी कि कहीं कोई नहीं कहे कि तुम्हारी 2 बेटी है, सब कहे अरे वाह तुम्हारी 2 बेटी है। ऐसी बेटी सबकी होनी चाहिए, मेरा यही है। तो मैं सारी बेटियों से बोलूँगी कि आप उतनी काबिल बनो कि लोग आपके आगे सर झुकाएं, कभी नहीं कहें कि आप बेटी हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुप्रिया जी, आपके साथ बातचीत करके हमें बहुत अच्छा लगा। और एक बार फिर से तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा आपका कि आप अपना वक्त निकाल के आए कीमती। ये हैं सुप्रिया जी, जो कि जन अधिकार पार्टी की महासचिव हैं और आज हमारे पास आई थी वक्त निकाल कर। बहुत सारी बातें की इन्होंने, बहुत कुछ बताया। आशा करते हैं इनसे ये बातचीत आप सभी को बहुत अच्छी लगेगी। फोर्थ पिलर लाइव से मैं मधुसूदन।